विद्यार्थियों नमस्कार। अमृति काव्य के अंतर्गत मतीराम को पढ़ रहे हैं और मतीराम के जो दोहे हैं उन श्रृंगारिक पदों को हमने पिछले कालांश में पढ़ा। आज हम उसके आगे पदों को पढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने नीति और श्रृंगार के पद भी लिखे हैं। छठा पद हम आज पढ़ेंगे। छठा पद हमने कल पढ़ लिया था। आज हम सातवां पद पढ़ेंगे जहाँ मतीराम कह रहे हैं कि अब तेरो बसीबो यहाँ नाही उचित मराल, सकल सुखी पानी पे गयो पंक भयो पंकमय ताल। यानी यहाँ पर वो संदेश देना चाह रहे हैं, मति शिक्षाएं देना चाह रहे हैं मतीराम, और समाज की उस सामाजिकता को भी प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह से एक यदि व्यक्ति का सही समुचित आदर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। सज्जनों की वो प्रशंसा भी कर रहे हैं और दुर्जनों का जब प्रभाव बढ़ जाता है तो वहाँ पर रहना उचित नहीं, इस बात को संकेत कर रहे हैं कि अब तेरो बसीबो यहाँ नाही उचित मराल। यानी हे हंस, अब तेरा यहाँ बसना उचित नहीं है। क्यों? कि सकल सुखी पानी पर गयो, अब यहाँ पर पानी सूख गया है और जो तालाब है वह पंकमय हो गया है, कीचड़ से युक्त हो गया है। मतलब क्या है इसका? तो यहाँ पर वो सज्जन की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सज्जनों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि दुर्जनों की जब दुर्जनाएं बढ़ जाए तो वहाँ से दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है। तो हे हंसों, अब तुम्हारा इस तालाब में रहना उचित नहीं है, क्योंकि तालाब का सारा पानी सूख गया और केवल कीचड़ मात्र रह गया है। इस कीचड़ में तुम्हें मोती मिल नहीं सकते, अतः तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं है, असंभव ही है। लेकिन यहाँ पर एक समासोक्ति है। यहाँ कवि संकेत उन सज्जनों को कर रहा है कि जब तुम्हारे संसार में जहाँ पर तुम्हारा मान सम्मान नहीं है, तुम्हारी स्थितियाँ अनुकूल नहीं है तुम्हारे लिए, तो वहाँ पर तुम ठहरोगे तो कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि जब अच्छाइयाँ गायब हो चुकी है, कीचड़ के समान बुराइयाँ ही शेष रही है, तो ऐसे स्थल पर तुम्हें यश नहीं मिल सकता, बल्कि तुम अपमानित ही होगे। तुम्हारी इच्छित वस्तुएं भावनाएं भी वहाँ पर मिलना दूर है। ऐसी स्थिति में तुम्हें वह ताल छोड़ देना चाहिए और ऐसे स्थल पर जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हारा मान और सम्मान बढ़े। ठीक इससे मिलता हुआ दूसरा जो पद है वह भी नीति का है। वो यहाँ कह रहे हैं कि नारी नैन को नीर अरु तरुणी तीर उतंग, बढ़त सरित परिवार के गिरत एक ही संग। यानी वो कहते हैं कि नारी के नेत्रों का जल और युवती के नेत्र रूपी तीर एक ही साथ ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, और ये दोनों सभी के मन में प्रेम भरकर स्वयं भी प्रेमपूर्ण शीघ्र होते हैं और प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि नारी के नैनों का जल और प्रेम जितनी शीघ्रता से चढ़ता है उतनी ही शीघ्रता से परिवार सहित धरती पर गिरता है। और यह प्रेम कभी कभी तो दिखावटी भी होता है और अस्थायी भी होता है और निष्प्रभ भी होता है। और ऐसी स्थिति में प्रेम के आकर्षण में आपको शीघ्रता से नहीं बंधना चाहिए। तो नारी नैन को नीर, नारी के नैनों का नीर और तरुणी का तीर, ये दोनों ही एक साथ ऊंचे उठते हैं, बहुत तीव्रता से ऊंचे उठते हैं, बहुत शिखर पर पहुंच जाते हैं। बढ़त सरित परिवार के गिरत एक संग, और जब यह नीचे गिरते हैं तो यह सरित परिवार में मिलेंगे, यानी नदी में मिल जाते हैं। आशय यह है कि वह सब विलुप्त हो जाते हैं और गिरत एक ही संग, यानी सभी को गिरा देते हैं। तो कभी कभी आपकी प्रतिष्ठा के विपरीत भी वह काम हो जाता है। तो आप देखेंगे इन दोनों पदों में, पहले पद में तो सज्जनों की प्रशंसा और सांसारिक बुराइयां हैं, और दूसरे पद में ये कह रहे हैं कि नारी के नेत्र और उनके नेत्रों के तीर प्रेम की तीव्रता को भी कई बार निष्प्रभावी बना देते हैं। दोनों में आप समासोक्ति अलंकार को देख सकते हैं। साहित्यिक ब्रजभाषा इसमें है, माधुर्य गुण है और लक्षणा व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। अगले पद देखो आप, नवा पद, और कितनी अच्छी मधुरता है और शब्दों का किस तरह से चयन है इसको भी देखें आप। कि श्रम जलकन जलिकन लगे, अलकनी कलित कपोल, पलकनी रस छलिकन लगे, ललकन लोचन लोल। जलकन मतलब झलके कण, झलकन मतलब झलकने लगते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। और अलकनी, अलकनी का मतलब होता है घुंघराली जो लटे हैं, जुल्फे हैं, वो उनके लिए आया है। और कलित का मतलब सुंदर, कपोल का मतलब गाल। पलकनी रस छलकन लगे, ललकन लोचन लाल, और ललकन का मतलब उमंग से भर जाना। यानी यहाँ पर श्रृंगार का जो सौंदर्यांकन है वो किस तरह से मतीराम करते हैं वो देखें आप। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन है, जहाँ नायिका के नक्शिक का सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि नायिका की पलकों का रस और पलकें नायक को प्रेम पाश में बांधने के लिए पर्याप्त है। तो ये कहते हैं
और ख़ासतौर से दरबारी संस्कृति का जो प्रभाव उन पर है वो भी दिख रहा है कि दरबारी संस्कृति की श्रृंगारी विलासिता के अनुरूप श्रृंगार संबंधी लक्षणों का जब निरूपण करते हुए मतीराम कहते हैं कि कोमल काया की जो धनी नायिका है उसके शरीर से परिश्रम के कारण श्रम की जल बूंदें झलकने लगी। श्रम झलकन झलकन लगे, अर्थात थोड़ा सा भी वह परिश्रम कर रही है तो उसके माथे पर श्रम की बूंदें, पसीने की बूंदें झलकने लगी है। और उसकी जो अलकनी है वो काली घुंघराली लटें हैं जो सुंदर गालों पर उस पर टपकने लगी है, अलकनी कलित, और उसके ऊपर सुंदर दिख रही, सुंदर सुंदर गालों पर उसकी श्रम की बूंदें, पसीने की बूंदें झलकन मोती की तरह चमक रही है। और पलकनी रस छलकन लगे, वह ऐसी लग रही है, जल की बूंदें ऐसे छलकने लगी कि मानो रस की बूंदें छलक रही हो। नायिका के इस सौंदर्य को देखकर किसी भी नायक के चंचल नेत्रों में नायिका को पाने की उमंग उत्पन्न हो जाती है, यानी पानी रस छलकन लगे, ललकन लोचन। ऐसे सुंदरता को देख करके किसी की भी नायक की जो आँखें हैं ललचा जाती है, ललकन लोचन लो, सुंदर आँखें उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। दूसरे पद में वो बता रहे हैं कि चंचलता तो चखनी की नहीं न कहीं न जाए बनाई, जिन्हें चाही चंचल महा चितो अचल हो जाए। यानी नायिका के नेत्रों की जो चंचलता है उसका प्रभाव किस तरह से है वो उसके बारे में मतीराम बता रहे हैं कि नायिका के नेत्रों की चंचलता का जितना वर्णन करूं उतना कम पड़ जाता है। चंचलता तो चखनी की कहीं न जाए बनाए, यानी मैं उसकी क्या वर्णन कर सकता हूँ। या संयोग की अतिशयोक्ति है कि यानी किस तरह से वह श्रृंगार को वर्णन कर रहे हैं। जिन्हें चाही चंचाल महाचितो, और ये चैन नेत्र इतने चंचल है कि अनेक चंचल अचल नायक भी चंचल हो उठें और महाचितो अचल हो जाए, और पाने के लिए अनेक चंचल नेत्र स्थायी प्रेम पाकर सदा के लिए स्थायी हो जाते हैं। यानी नायिका की जो नेत्रों की दृष्टि है उसको देख करके कई लोग विमुग्ध हो जाते हैं और वहीं स्थिर हो जाते हैं, वहाँ सदा सदा के लिए एक हो जाते। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार की एक तरह से छटा यहाँ पर व्यक्त की गई है। एक पद और देखें कि नंदलाल के रूप पर रीजी परी एक बार, अद मूंदी अखियन दई मूंदी प्रीति उधार। यहाँ पर एक कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई एक नायिका है और वो मुग्धा नायिका है। वह किस तरह के हाव भाव करती है उसका वर्णन है कि नंदलाल के रूप पर रीजी परी एक बार, वो नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मैं एक बार कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी कि वह अध मुंदी आँखें दे मूंदी प्रीति आधार। यदि मैं आँखों को मूंदती तो भी उसका प्रेम अश्रु वर्षा में प्रकट होता है, और देखती तो श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और अपनी आँखों को अधमुंदी रखना उचित समझा ताकि उसके प्रिय और प्रीतम उसकी आँखों में समाये रहे और उसकी मर्यादा बनी रहे। तो यहाँ इन 3 पदों को आपने देखा तो पहले पद में आप देख रहे हैं कि श्रम करती हुई नायिका और कैसे उसके आँखें हैं, उसका कैसे श्रम है और उसका कैसे उसका सौंदर्य है, बड़ा अच्छी माधुर्य भरी शब्दावली में किया। और अंतिम पद जब आपने देखा कि नंदलाल के रूप पर, इसमें भक्ति, उसमें ये भी माना जा सकता है मतीराम की भक्ति भी है लेकिन रूप आसक्ति अधिक है। प्रेम में किस तरह से मर्यादा और स्थायित्व होता है ये आप इस 11वें पद में देख सकते हैं। दरबारी जीवन किस तरह से विलासी रहा होगा रीतिकाल का, यह वर्णन भी इन 3 पदों में आप देख सकते हैं। और ख़ास तौर से 90वें पद में आप देखें कि यहाँ पर माधुर्य गुण यानी जलकन झलकन अलकनी कलित कपोल पलकनी छल रस, तो इससे आपको माधुर्य गुण की व्यंजना है जिसमें वैदर्भी रीति आती है। इसके अलावा अनुप्रासिकता और दोहों की भावगत विशेषताएं, श्रृंगार विशेषताएं सारी आपके यहाँ पर इसमें दिखाई देती है। हम शेष पदों को अगले कालांश में देखेंगे।